उन दोनों के समझाने के बाद आदित्य का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ। मलिक मैंशन शाम के 4 बज रहे थे। शीतल जी कनक के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई। उसका मन नहीं था, लेकिन शीतल जी के प्यार से खिलाने पर उसने थोड़ा बहुत खा लिया और दादू के रूम में चली आई। वो दोपहर में ही जिद करके घर आ गए थे। राजेंद्र जी ने उनके लिए ज़रूरी सभी सुविधाएं उनके रूम में ही अरेंज करवा दी थी। साथ ही एक मेल नर्स भी अनुराग जी की देखभाल के लिए लगा दिया था और टाइम टाइम पर आकर उन्हें पर्सनली चेक कर रहे थे। कनक वहां आई तो देखा दादू उस लड़के को घूर रहे हैं, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ दादू, कोई प्रॉब्लम है क्या? दादू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। घर में जब इतने डॉक्टर हों तो आदमी बीमार होने के साथ साथ मानसिक रोगी भी हो जाएगा। क्या हुआ दादू? कनक ने फिर पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा हॉस्पिटल में रहने से जी घबरा रहा था तो घर आने की जिद की, लेकिन राजेंद्र ने घर को भी छोटा अस्पताल बना डाला है। ऊपर से इसको हमारे पास बिठाकर चले गए। ये हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। दादू ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा तो कनक मुस्कुराने लगी। उसने उस लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, मैम, दादू मुझसे पिज़्ज़ा मांग रहे थे, मैंने मना किया तो मुझसे डांस करने को कहने लगे। तो कर लेते थोड़ा बहुत डांस, दादू खुश हो जाते। अपने पेशेंट का इलाज करने के साथ साथ उन्हें खुश रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है ना। अगर वो खुश रहेंगे तो दवाएं जल्दी असर करेंगी। कनक ने उसे समझाया। जी मैम, मैं समझता हूँ, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। तो कनक ने पूछा, लेकिन क्या? वो शर्मा रहा है कनक। नानू ने उसे कजरा मोहब्बत वाला पर डांस करने को कहा है, वो भी दुपट्टा ओढ़कर। रितिका ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। तो कनक को हंसी आ गई। उसने दादू को देखकर हंसते हुए कहा, दादू आप बिना बच्चे हैं पूरे के पूरे। दादू ने उसे खुश देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बस यही मुस्कुराहट हम सब चाहते हैं आपके होंठों पर। ऐसे ही खुश रहिए बेटे। हमें गुमसुम और उदास कनक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कनक ने उनकी बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुरा दी। एक बात पूछे बेटा? दादू ने उससे पूछा। जी दादू पूछिए ना, कनक ने कहा। बेटा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने ये शादी करवा के आपके साथ कोई ज्यादती की है? कहीं आप हमारे इस फैसले से दुखी तो नहीं है ना? दादू ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। कनक ने उनका हाथ थाम लिया और बहुत ही आत्मीयता से कहा, आप हमारे बड़े हैं दादू, आप हमारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, ये हम जानते हैं। आप अपने मन में कोई भी मलाल मत रखिए, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। अगर आपने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। आपने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा है, इस शादी से भी हमारी भलाई होगी, इस बात का हमें पूरा यकीन है। अपने दादू पर यकीन बनाए रखिए बेटा, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अनुराग जी ने कहा, हमें आप पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है दादू। कनक ने कहा तो दादू मुस्कुरा उठे और रितिका अनुराग जी के पास ही बैठी रही और उनसे बातें करती रही। जब वो दवा के असर से सो गए तो रितिका कनक को अंजलि के कमरे में छोड़कर उदय और कनिका के पास चली आई। कनक लेट गई और बीते दिनों में जो भी हुआ उसे सोचने लगी। थकान की वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। काफ़ी देर सोने के बाद उसकी नींद खुली तो देखा कि रात के 9 बज रहे हैं। हम इतनी देर तक सो रहे थे, हमें तो दादू का चेक करना था। कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और नीचे चली आई। इसी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों पर किसी से टकरा गई। आई एम सॉरी, गलती से हो गया, हमने जानबूझकर नहीं किया। कनक ने माफ़ी मांगी। तुम जानबूझकर कहाँ कुछ करती हो? गलती से तुम मुझसे टकरा गई, गलती से इस घर में दोबारा आ गई और गलती से ही कल शादी भी कर ली। सामने से बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ आई तो उसने अपना सिर उठाकर देखा। सामने आरोही खड़ी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? कनक उसकी बातों से हैरान थी। आरोही ने उसे अपनी जलती निगाहों से देखा और कहा, यही कि ये सारी गलतियाँ तुमसे क्यों होती हैं, वो भी सिर्फ वही जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। तुम दूसरों को अपने इस भोले भाले चेहरे से बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मासूमियत के पीछे की छिपी गंदी सोच को पहचान गई हूँ। मैं ना तो खुद तुम्हारे झांसे में आऊँगी, ना ही अपने आदि को आने दूँगी। कनक को उसकी बातों से यूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब आरोही ने उसके सामने आदित्य को अपना आदि कहा तो कनक को उसकी बात चुभ गई। उसे चुप देखकर आरोही को उसे सुनाने का एक और मौका मिल गया। एक बात याद रखना, भले ही तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, लेकिन आदि की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी। बहुत जल्द ही वो तुम्हें इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो मेरा है, सिर्फ मेरा। और मेरी जगह जो इस घर और आदि की लाइफ में है वो मैं कभी भी किसी को छीनने नहीं दूंगी, आरोही ने कहा और एक नफरत भरी निगाह कनक पर डालकर चली गई। कनक वहीं सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसकी बातों को सोचती रह गई। आदित्य बहुत लेट घर आया। उसके साथ नील भी था। विक्रम पहले ही घर आ गया था। आदित्य सबसे पहले दादू के कमरे में आया। वो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें कुछ देर तक देखने के बाद
वो अपने कमरे की तरफ चला आया। दरवाज़ा खुला था। उसने हमेशा की तरह जल्दी से अंदर जाना चाहा तो नील ने उसे रोक दिया। उसने हैरानी से नील को देखा तो नील ने कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, इसीलिए अपने कमरे में बेधड़क घुसने की आदत पर लगाम लगाओ। आदित्य को उसकी बात समझ आई। उसने दरवाजे पर नॉक किया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। कुछ देर खड़े रहने के बाद उसे गुस्सा आने लगा था। नील ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो समझाते हुए कहा, हो सकता है वो सो रही हो, वैसे भी ये नॉर्मल लोगों के सोने का ही टाइम है। दोनों बात ही कर रहे थे तभी विक्रम वहाँ आया। उसने कहा, भाई आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? ये किसी की परमिशन का वेट कर रहा है और मैं इसका साथ निभा रहा हूँ। नील ने कहा, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं है। कनक अंजलि के साथ उसके कमरे में ही है। हमेशा की तरह विक्रम ने बात को समझते हुए कहा। आदित्य ने सुना तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। विक्रम ने कहा, दादू और बड़ी माँ बड़े पापा सब चाहते हैं कि कनक को थोड़ा टाइम दिया जाए। एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाए इस रिश्ते के लिए तो ही आगे बढ़े। आदित्य ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया और अंदर चला आया। उसके पीछे ही नील, लगता है तेरी किस्मत में अभी भी अखंड कुंवारेपन का योग है, तभी तो शादी के बाद की फर्स्ट नाइट मेरे साथ बितानी पड़ रही है। नील ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और चेंजिंग रूम में आ गया जो उसके रूम के साथ ही अटैच्ड था। उसने कबर्ड खोला और अपने कपड़े निकालने लगा। नील ने फिर कहा, वैसे मेरे साथ रहना भी तेरे लिए एक अच्छा मौका है। आज मैं तुझे रोमांस करने के 1001 नुस्खे बताऊंगा। आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो नील ने कहा, सबसे पहले तो तुझे अपनी यही आदत छोड़नी है। ऐसे किसी लड़की को देखेगा तो वो अपना होश तो खोएगी, लेकिन तेरे प्यार में नहीं, तुमसे डर कर। तुझे पता भी है कितना खतरनाक लगता है तू जब भी ऐसे देखता है। तो नील बड़बड़ा रहा था और आदित्य उसे अनसुना करके बाथरूम में चला गया चेंज करने के लिए। जब वो बाहर आया तो नील एक्सप्रेस फिर से शुरू थी। तू हमेशा ऐसी सड़ी शक्ल क्यों बनाए घूमता है? भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, कभी तो मुस्कुरा दिया कर। जानता है मुस्कुराते हुए क्या गजब लगता है तू। आदित्य ने कुछ नहीं कहा तो नील ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लड़की के करीब ऐसे ही आते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हुए नील ने आदित्य के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने की कोशिश की तो आदित्य ने उसके मुंह पर एक घूंसा मार दिया। अबे खली के डुप्लीकेट, मैंने रोमांस करने को कहा है, मेरा मुंह तोड़ने को नहीं। नील ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, तू निकल यहाँ से वरना मुंह ही नहीं तुझे भी तोड़ दूंगा। आदित्य ने कहा तो नील ने कहा, लेकिन आज मैं तुझे रोमांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना मैं खुद देख लूँगा। तू अपनी ये रोमांस की क्लास कहीं और जाकर खोल। नील की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा और उसे दरवाजे से बाहर करने लगा। तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, तेरा होने वाला जीजा हूँ मैं। नील ने अपनी कॉलर झाड़ते हुए एटीट्यूड से कहा तो आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसी बात का दुख है, पता नहीं उसे तुझ में ऐसा क्या दिखा है जो तुझसे शादी करना चाहती है, वही जो तेरे अंदर नहीं है। रोमांस माय डियर, रोमांस। नील ने कहा तो आदित्य ने मुंह बना लिया। अच्छा सुन, मैं क्या कहता हूँ तू सुन ले और कहीं नोट कर ले। मेरे रोमांस के 1001। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि आदित्य ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। हिटलर कहीं का, अपने फ़ायदे की बात में भी सड़ रहा है, नालायक, अकड़ू, गधा। नील मन भर उसे कोसने के बाद पलटा तो सामने रेलिंग से लगकर विक्रम खड़ा था। विक्रम ने कहा, मुझे पता था कि उसने मुझे बाहर नहीं निकाला, मैं खुद ही चला आया। वैसे भी उसके साथ रहना ही कौन चाहेगा। नील ने विक्रम को बीच में ही रोक कर कहा। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, जी जीजू, मुझे पता था कि आप भाई के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको लेने के लिए ही रुका था। नील ने अपना सर हिला दिया और एक नज़र आदित्य के कमरे के दरवाजे को घूर कर देखा, जैसे वो दरवाज़ा नहीं खुद आदित्य हो। फिर दोनों विक्रम के कमरे में चले गए। अगले दिन दीपिका जी नहा धोकर मंदिर में आई तो देखा कि कनक पहले से ही वहाँ मौजूद है। दोनों ने साथ ही पूजा की। आज सालों बाद घर में फिर से कनक की आरती के गाने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए धीरे धीरे सब लोग उसकी आवाज़ में खोए हुए वहाँ आ गए। आदित्य की भी नींद भी खुल गई। वो कमरे से निकलकर ऊपर की रेलिंग के पास आया और कनक को देखने लगा। कल रात से ही वो उसे एक बार देखना चाहता था, लेकिन कनक के सो जाने की वजह से उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। येलो सूट और अपने लंबे खुले बालों में कनक पूजा कर रही थी। आरती के बाद जब वो मुड़ी तो आदित्य की नज़र उसके चेहरे पर गई। सादगी में भी वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मांग में लगा सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहा था कि अब वो उसकी है। इस ख्याल से ही आदित्य का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। कनक ने सबको प्रसाद दिया और बड़ों के पैर छुए। अनुराग जी भी व्हीलचेयर पर वहीं बैठे थे। उन्होंने कनक को एक ज्वेलरी बॉक्स थमाया और कहा,
बेटा ये ख़ानदानी हार है, अब से इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दादू हम इसे कैसे रख सकते हैं, कनक ने हिचकिचाहट से कहा। तो अनिरुद्ध जी ने कहा, ले लो बेटा, ये सिर्फ हार नहीं है, इसमें आपके बुज़ुर्गों का प्यार और आशीर्वाद है। हाँ बेटे, ये हार हमेशा से ख़ानदान की बड़ी बहू को मिलता है। आपकी दादी के बाद दीपिका के पास था और अब इस घर की बड़ी बहू होने के नाते इस पर आप काके। अनुराग जी ने मुस्कुराकर कहा। कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभी शीतल जी आगे बढ़ी और वो हार लेकर कनक के गले में पहना दिया। कनक ने हैरानी से देखा तो वो प्यार से उसका चेहरा छूकर बोली, बेटा अपना हक लेने में क्या सोचना, जो भी चीज़ आपकी है उसे संभाल लीजिए, वरना लूटने और नज़र लगाने वालों की कमी नहीं है। ये बात उन्होंने आरोही की तरफ देख कर कही तो कनक को समझ आ गया कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। शायद उन्होंने कल शाम में उसकी और आरोही की बातों को सुन लिया था। वैसे देखिए ना, ये हमारी बेटी पर कितना जच रहा है। शीतल जी ने जब सबको उनकी बात पर हैरान होते देखा तो बात बदल दी। दीपिका जी ने कनक को गले लगा लिया तो शीतल जी ने कहा, भाभी हमारी बच्ची को किसी की नज़र न लगे इसलिए काजल का टीका लगा दीजिए। ये बात तो है, मेरी दोस्त है ही इतनी खूबसूरत, इस बार अंजलि ने कहा तो विक्रम बोल पड़ा, आखिर बहन किसकी है, इन्हें भगवान ने इतना खूबसूरत इसीलिए बनाया। किन की जोड़ी हमारे आदि के साथ जो बननी थी, हमारे करोड़ों में एक भतीजे के लिए दुल्हन भी तो उसी के जैसी होनी चाहिए थी। मानसी बुआ ने कनक का चेहरा अपनी हथेलियों में प्यार से लेकर कहा, ये बात सही कही बेटे, एकदम राम सीता की जोड़ी है हमारे आदित्य और कनक की। अनुराग जी ने मानसी बुआ की बात का समर्थन किया। अब कनक आपकी दोस्त और बहन होने से पहले इस घर की बड़ी बहू और आपके बड़े भाई की पत्नी है, इसलिए आप लोगों के लिए हर रिश्ते से पहले ये आपकी भाभी हैं। शीतल जी ने विक्रम और अंजलि को प्यार से चपत लगाते हुए कहा, जी नहीं चाची, भाई से पहले इसका रिश्ता हमसे जुड़ा है तो हम तो इसे वही बुलाएंगे। क्यों विक्रम भाई? बिल्कुल अंजलि, इस बारे में कनक का क्या ख्याल है, हम उससे ही पूछ लेते हैं कि उसे हमसे पहले वाले रिश्ते निभाने हैं या भाई की पत्नी होने के नाते हमारी भाभी बनना है। विक्रम ने कनक को शरारत से देखते हुए पूछा। कनक को सबकी बातों से शर्म आने लगी थी, इसलिए जल्दी से कहा, हमें किचन में कुछ काम है, हम जाते हैं। लगता है शर्मा गई हमारी भाभी जी, रितिका ने हंसते हुए कहा तो बाकी सब भी हंस पड़े और आरोही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शीतल जी ने उसे जाते देखा तो उनकी मुस्कान और बड़ी हो गई। कनक किचन में जाने लगी। उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने ऊपर की तरफ देखा। वहाँ की रेलिंग से लगकर आदित्य खड़ा था। उसने कनक को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मुड़कर कमरे में चला गया। कनक ने उसे तब तक देखा जब तक उसने रूम में घुसकर दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया। कनक का मन एक बार फिर से उदास हो चुका था। कनक ने अपनी पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाया। डाइनिंग एरिया में आदित्य और अनुराग जी को छोड़कर सब मौजूद थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है आज? विक्रम ने पूछा तो शीतल जी ने बताया, आज कनक की पहली रसोई थी तो आज उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। फिर जल्दी से सर्व करिए आप लोग। कनक के हाथ के खाने के नाम पर तो मेरी भूख ही बढ़ गई। हमेशा गंभीर रहने वाले अनिरुद्ध जी ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, जी बड़े मामा, खाना कनक ने बनाया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज का खाना बहुत टेस्टी बना होगा। ऋषभ ने कहा, आज हमें बातों से ही पेट भरना है या खाना भी मिलेगा? इस बार शैलेश फूफा ने कहा, बस 2 मिनट जीजा जी, खाना बन गया है। शीतल जी ने कहा और सर्वेंट को खाना सर्व करने का इशारा किया। आप बिना बच्चे बन जाते हैं यहाँ आकर, मानसी बुआ ने शैलेश जी को घूरते हुए कहा। एक यही तो जगह है जहाँ अपने मन का कर सकता हूँ, यहाँ तुम्हारा मुंह नहीं खुलता और घर पर तो तुम्हारी तानाशाही ही बंद नहीं होती है। शैलेश जी ने कहा तो मानसी बुआ उन्हें घूरने लगी, लेकिन फूफा जी ने उन्हें इग्नोर किया और प्लेट में लग चुके खाने पर अपना ध्यान लगाया। सब लोग खाना शुरू करने वाले थे कि अनुराग जी भी बाहर चले आए और बोले, आप लोग हमें कमरे में छोड़कर यहाँ अकेले अकेले खाने में लगे हैं। पापा आप बाहर क्यों आ गए, हम आने ही वाले थे आपका खाना लेकर। दीपिका जी ने उनकी व्हील चेयर से उठने में मदद करते हुए कहा और उन्हें चेयर पर बैठा दिया। दीपिका बेटे, जल्दी से हमारे लिए भी लगा दीजिए एक प्लेट। अनुराग जी ने टेबल पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, आपका खाना यहाँ है दादू। कनक ने किचन से बाहर आते हुए कहा और एक ट्रे दादू के सामने रख दी। दादू ने ट्रे की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, सबके लिए इतना स्वादिष्ट खाना और हमारे लिए दलिया? हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए आपको यही खाना है, कनक ने कहा तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, हिटलर से शादी होते ही इसकी हिटलरगिरी भी चालू हो गई। कनक ने उसे घूरकर देखा तो विक्रम ने अपने कान पकड़ लिए। तभी दीपिका जी ने सीढ़ियों से नीचे आते आदित्य से कहा, आदि आप भी कुछ खा लीजिए फिर बाहर जाइएगा। नहीं मॉम, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। आदित्य ने कनक की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा।
आकर खाना खा लें, भाव खाने से एनर्जी नहीं आएगी, नील ने लड्डू खाते हुए कहा। आदि, आज कनक ने शादी के बाद की पहली रसोई बनाई है, थोड़ा सा ही खा लीजिए, शीतल जी ने कहा। आप लोग खाइए चाची, मुझे लेट हो रहा है। उसकी नज़रें अभी भी कनक पर थी, लेकिन उसने नज़रें झुका रखी थी। अनुराग जी ने कहा, अगर 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा और तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ऑफिस से नहीं निकालूंगा, नील ने हंसते हुए कहा। तो अंजलि और आदित्य दोनों ने उसे घूर कर देखा। आदित्य ने कहा, मेरा बस चले ना तो सबसे पहले मैं तुझे ही बाहर करूं। नील ने मुंह बना लिया और कहा, आप बैठना, अपनी ही बीवी और घरवालों से क्या शर्माना, वैसे भी हम तुम्हें खाना खाने के लिए ही कह रहे हैं, हनीमून पर नहीं भेज रहे। कनक जो पानी पी रही थी उसे खांसी आने लगी। अंजलि ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आप थोड़ी देर चुप बैठ सकते हैं मेहरबानी करके। आइए बैठिए आदि, अनुराग जी ने फिर कहा। आदित्य इस बार मना नहीं कर पाया, वो दादू को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। मानसी बुआ ने उसकी तरफ एक बाउल बढ़ाते हुए कहा, यह आपका फेवरेट बादाम का हलवा कनक ने खास आपके लिए बनाया है। उनकी बात सुनकर आदित्य की नज़रें कनक पर चली गई, जिसने अपना सिर अपनी प्लेट में झुका रखा था, जैसे छुपने की कोशिश कर रही हो। ये सच था कि कनक ने हलवा आदित्य को ध्यान में रखकर ही बनाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मानसी बुआ आदित्य के सामने ये बात कह देंगी। आदित्य को भी दिल ही दिल में खुशी हुई थी कि कनक उसकी पसंद आज भी नहीं भूली। हाँ भाई बताइए ना कैसा बनाए, अंजलि ने कहा। आदित्य ने सबकी तरफ देखा, कनक को छोड़कर सबकी नज़र उस पर ही टिकी थी। उसने एक चम्मच हलवा मुंह में रखा ही था कि रितिका बोल पड़ी, कैसा है, पूरे नंबर मिले या नहीं हमारी भाभी जी को। रितिका ने भाभी शब्द पर जोर डालते हुए कहा। उसके सामने अपने लिए भाभी शब्द का संबोधन सुनकर कनक का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से नज़रें उठाकर आदित्य के एक्सप्रेशन देखने चाहे, लेकिन वो तो पूरी तरह से नॉर्मल था। ये देखकर कनक को थोड़ा बुरा लगा। उसने नॉर्मली ही कहा, ठीक है। फिर भी कनक को ना जाने क्यों वो सुकून मिला, जो सबकी ढेर सारी तारीफों के बाद भी नहीं महसूस हुआ था। एक चम्मच हलवा हमें भी मिल सकता है, दादू ने कहा। तो कनक ने कहा, बिल्कुल, पर उससे पहले आप अपना खाना ख़त्म करिए, वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। खा रहे हैं ना बेटे, हम अपनी डॉक्टर को नाराज़ करने का रिस्क कैसे ले सकते हैं, अनुराग जी ने कान पकड़ते हुए कहा और बेमन से दलिया खाने लगे। देखा, इसीलिए इसे हिटलर बोला है, बेचारे दादू को भी डरा कर रखा है इसने, विक्रम ने कहा। तो कनक ने फिर से मुंह बना लिया और बाकी सब हंसने लगे। दादू ने जैसे ही खाना ख़त्म किया, उसने दादू को भी हलवे का बाउल पकड़ाया। दीपिका जी ने कहा, आपकी सेहत का ख्याल करके कनक ने ये बनाया है, इसमें चीनी और घी नहीं है। दादू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से हलवा खाया और कनक का चेहरा छूते हुए बोले, बहुत स्वादिष्ट है, हमेशा खुश रहिए। कनक के साथ आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कनक को हंसते मुस्कुराते और अपने परिवार का ख्याल रखते देखकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा। आरोही खाने की टेबल से उठकर गुस्से में ऊपर जा रही थी, अचानक से स्लिप होकर गिरने लगी। उसके पीछे आ रहे ललित ने उसे संभालना चाहा, लेकिन वो भी उसके साथ ही गिर गया। इडियट, ये क्या किया तुमने, आरोही ने कहा। ललित ने उसे हैरानी से देखा। अरे मैं तो तुम्हें संभाल रहा था, लेकिन तुम इतनी भारी हो कि मैं खुद को भी नहीं संभाल पाया। उठोगे मेरे ऊपर से, तुम्हारी चमगादड़ जैसी शक्ल देखकर चिढ़ मच रही है मुझे, आरोही ने कहा। ललित भी कहाँ कम रहने वालों में से था। उसने भी उसी टोन में जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारा छिपकली जैसा चेहरा देखकर रोमांस नहीं आ रहा, और शायद तुम्हारी आंखों में कोई परेशानी है, इसलिए देख नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम मेरे ऊपर गिरी हो, मिस छिपकली। पर डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, मैं आंखों का ही डॉक्टर हूँ। डोंट कॉल मी लाइक दिस टोन। लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, पता नहीं इसे डॉक्टर किसने बना दिया। वो क्या है ना मैडम, मेडिकल कॉलेज में तमीज़ की क्लासेस नहीं चलती है ना, इसीलिए बन गया डॉक्टर, और लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है मुझे, लेकिन उसके लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना। आरोही जो पहले ही गुस्से में थी, ललित के जवाबों ने उसका पारा और हाई कर दिया था। उसने अपनी हील्स ललित के पैरों में ज़ोर से गड़ा दी और चली गई। आ छिपकली कहीं की, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ललित ने अपने पैर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक आरोही अपने कमरे में जा चुकी थी। कनक अपने सब काम निपटाकर गेस्ट रूम की तरफ आई। उसने देखा ललित अपनी पैकिंग में लगा है। कनक दरवाजे पर ही टिक गई। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। दादू की तबीयत के बारे में सोचकर उसने उसकी बात मान ली और आदित्य से शादी कर ली। इसी सब में उसने ललित को नज़रअंदाज कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगा होगा। कल रात में जब उसका ध्यान इस तरफ गया, तब से उसे ललित के लिए बुरा लग रहा था और ख़ुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो एक रिश्ते को निभाने के लिए अपने दूसरे रिश्ते को भूल सकती है। कैसे वो इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि उसका ख्याल भी नहीं रख पाई, जो सिर्फ उसके लिए यहाँ आया था।
उससे बिना एक भी सवाल किए सिर्फ उसकी बात का मान रखने के लिए उसके साथ सगाई तक करने के लिए तैयार हो गया। वहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? ललित ने बिना पीछे मुड़े कहा। कनक ने उसकी बात सुनी तो धीमे कदमों से अंदर आई और खाने की ट्रे बिस्तर पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, तुम आज खाने के लिए नीचे नहीं आए तो हम खुद तुम्हारे लिए ले आए, थैंक यू। वो मुझे पैकिंग करनी थी इसलिए नीचे नहीं आ पाया, ललित ने अपने कपड़ों को बैग में डालते हुए कहा। कनक की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उससे सॉरी कहना चाहती थी लेकिन गलती इतनी बड़ी थी कि बात करने का कोई सिरा ही नज़र नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी ललित। ललित ने जब उसकी रुआंसी आवाज़ सुनी तो चौंक कर उसकी तरफ देखा। कनक की आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसने घबरा कर कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू कनक, टेल मी, डोंट क्राई। हमें माफ़ कर दो ललित, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दादू की तबीयत की वजह से हम बहुत घबरा गए थे, किसी और बात का होश ही नहीं रहा। इस वजह से बिना तुम्हारे बारे में सोचे इस शादी के लिए हाँ कर दी। दरअसल इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसा जिसके लिए हम बचपन से तरसे थे, प्यार, इज्जत, सपोर्ट। इसलिए जब हमारा इस घर के लिए कुछ करने का वक्त आया तो हम मना नहीं कर पाए। ललित ने उसकी बात सुनी, फिर शांति से उसे पकड़कर बेड पर बैठाया और बोला, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे इस फैसले के लिए नाराज़ हूँ तो तुम गलत हो। मैं तुमसे नाराज़ होने के बारे में सोच भी नहीं सकता और ना ही मुझे इस बात का बुरा लगा है कि तुमने अपने मिस्टर मलिक से शादी कर ली। जब से मुझे तुम दोनों के पास्ट के बारे में पता चला था मैं तो खुद भी यही चाहता था कि तुम और वो एक हो जाएं, क्योंकि तुमने हमेशा से सिर्फ उनसे ही प्यार किया है। तुमने शादी करके कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट गलत तो तब होता जब ये शादी नहीं होती। कनक ने उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन उस दिन तुमने कहा था कि तुम हमसे प्यार करते हो और मिस्टर मलिक के बारे में भी कितना गलत बोला था। ललित उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। उस दिन मैंने तुम्हारे मन की बात जानने के लिए तुमसे झूठ बोला था और आदित्य के बारे में गलत बोलते ही तुम्हारा थप्पड़ ये समझा गया कि तुम उनसे अब भी कितना प्यार करती हो। ललित ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, जैसे उस दिन के थप्पड़ का दर्द उसे आज भी हो रहा हो। कनक खड़ी हुई और उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र से पूछा, बहुत तेज़ मारा था क्या हमने? ललित ने मुंह बनाकर कहा। तो कनक फिर से सॉरी बोलने लगी। ललित ने चिढ़ते हुए कहा, बस भी करो अपने सॉरी की रिकॉर्डिंग, बोलना ही है तो लव यू शव यू बोलो ना, मेरे जैसे हैंडसम डॉक्टर को। कनक ने उसे घूरते हुए चपत लगाकर कहा, तुम ना पीटने लायक ही हो। ललित ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहुत मिस करने वाला हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी डांट को। कनक भी थोड़ी इमोशनल हो गई। उसके दो ही तो ऐसे दोस्त थे जिनसे वो इतना अटैच्ड थी। 2 सालों में ललित ने कभी उसे अकेलेपन और परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हमेशा उसका ख्याल रखा और हर परेशानी में उसके लिए खड़ा था। वैसे मैं तुम्हें शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना ही भूल गया, ललित ने कहा तो कनक के चेहरे पर उदासी की एक लहर आ गई। उसने मायूसी से कहा, किस बात के लिए बधाई? इस अनचाही शादी के लिए या फिर हमारे एक तरफा प्यार के लिए? काश कि तुम्हें मैं बता पाती कि ये शादी भले ही अनचाही हो लेकिन तुम्हारा प्यार एक तरफा नहीं है। कनक, तुम्हारे मिस्टर मलिक भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम, या फिर शायद तुमसे कहीं ज़्यादा। तभी तो खुद तकलीफ़ में रहकर तुम्हें खुद से दूर रखा है उन्होंने, ललित ने मन में कहा। कनक ने उसे सोच में डूबा देखा और कहा, क्या सोचने लगे तुम? हाँ नहीं, कुछ नहीं, चलें वरना लेट हो जाएगा, ललित ने कहा। ललित अपने सामान के साथ नीचे आ गया। सबने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सबसे मिलकर उसने आदित्य से भी हाथ मिलाना चाहा तो इस बार आदित्य ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा, बहुत ही मासूम है वो और आपसे बहुत प्यार करती है, ललित ने कनक को एक नज़र देखकर उससे कहा। तो आदित्य ने जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। गाड़ी में बैठने से पहले ललित ने कनक की तरफ नम आंखों से देखा। कनक भी रोते हुए आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। अपनी शरारतें कम कर देना अब और अपना ख्याल रखना, कनक ने रोते हुए कहा। तुम भी, और जल्दी से अपने और अपने मिस्टर मलिक के बीच सब ठीक कर लेना। अगली बार जब मैं मिलूं तो तुम्हारी गोद में एक नन्ही कनक या छोटू आदित्य होना चाहिए, ललित ने उसके कान में कहा। तो कनक शर्मा कर उससे अलग हो गई। ललित कार में बैठकर चला गया। कनक बहुत देर तक उसे हाथ हिलाकर विदा करती रही। सब उन दोनों के बीच के प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आदित्य भी उनकी दोस्ती को समझता था, फिर भी कनक को किसी और लड़के से इतनी क्लोज देखकर उसे जलन हो रही थी। शाम तक आरोही और सावित्री देवी भी चली गई थी। अब घर में सिर्फ मानसी बुआ की फैमिली और रितिका उदय के साथ वंदना ही रह गए थे। विक्रम अपने रूम में जा रहा था जब उसकी नज़र सीढ़ियों के पास बनी एक खिड़की पर खड़ी वंदना पर पड़ी।
वो गुमसुम सी बाहर देखे जा रही थी। विक्रम ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। फाइनली तुम्हें याद आ गया कि मैं भी हूँ इस दुनिया में, वंदना ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा। विक्रम जानता था कि वंदना उससे नाराज़ है। पिछले कुछ दिनों में अंजलि की सगाई, दादू की तबीयत, फिर कनक और आदित्य की शादी की वजह से वो वंदना को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया था, जबकि वंदना उसी के लिए यहाँ आई थी। आई एम सॉरी जान, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, प्लीज़ माफ़ कर दो, विक्रम ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। तो वंदना उसके गले लग गई। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, वंदना ने रुआंसा होकर कहा। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया और कहा, तुम्हें इग्नोर करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता वंदना। जान हो तुम मेरी, तो फिर प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। कितना भी बिजी रहो मुझे टाइम ज़रूर दोगे, वंदना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इन दूरियों को ही मिटा दूंगा। फिर मुझ पर और मेरे वक्त पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। वंदना ने उसे हैरानी से देखा तो विक्रम ने उसकी नज़रों में देखते हुए कहा, लेट्स गेट मैरिड वंदना। वंदना मुस्कुराकर उसके गले लग गई और कहा, आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू जान। मैं कल ही भाई से बात करूंगा, फिर वो घर वालों से बात करके हमारी शादी की सबसे नज़दीकी डेट फिक्स करवा देंगे, विक्रम ने कहा। कनक और आदि की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब भी कनक अंजलि के साथ ही रहती थी। ये 1 महीना अंजलि, नील और विक्रम वंदना की शादी की तैयारियों में कब बीत गया पता ही नहीं चला। दादाजी की तबीयत और घर में हो रही 2-2 शादियों की वजह से सभी रस्मों की टाइम पर तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन नील और वंदना की फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी। इस वजह से बहुत सारी टेंशन तो वैसे ही कम हो गई थी। कनक ने भी अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आखिरकार शादी उसके भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो थी। विक्रम मलिक फैमिली का छोटा लाडला बेटा, तो अंजलि घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए घर वालों की खुशी भी उतनी ही थी। आरोही और सावित्री देवी इस शादी में शामिल नहीं हुई थी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। आज दोनों जोड़ियों की शादी थी, सब बहुत बिजी थे। दुल्हन की तरह सजे मलिक मैंशन की शान आज देखते ही बन रही थी। मधुर संगीत और आसमान में हो रही आतिशबाजी ने सबका मन मोह लिया था। दूल्हा बने नील और विक्रम आज किसी रियासत के राजकुमार से लग रहे थे। उनके चेहरे की चमक उनकी खुशी बयान कर रही थी। आज उनके रिश्ते को एक नया नाम मिलने वाला था। आज उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए उनकी होने वाली थी। दोनों स्टेज पर बैठे बड़ी बेसब्री से अपनी अपनी दुल्हनों का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी नज़र बार बार उस तरफ चली जाती जिस तरफ से दुल्हनों की एंट्री होने वाली थी। उनके सभी दोस्त उन्हें इसी बात के लिए चिढ़ा रहे थे, जिससे विक्रम तो शर्मा रहा था, लेकिन नील को कब किसी की बात से फ़र्क पड़ा था। जो अब पड़ता वो सबको इग्नोर करके अपने फेवरेट काम, अपनी दुल्हन का रास्ता देखने में लगा था। कुछ देर बाद इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और उनकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी दुगनी हो गई जब सामने से आती अंजलि और वंदना पर उनकी नज़र पड़ी। अंजलि के साथ खुशी और निशा थी और वंदना के साथ रितिका और उसकी कजिन्स। रेड कलर के हैवी लहंगे, ढेर सारी ब्राइडल ज्वेलरी और खूबसूरत से मेकअप में दुल्हन बनी अंजलि और वंदना बहुत ही प्यारी लग रही थी। नील तो अंजलि को देखता रह गया था। अंजलि स्टेज के पास आई तो नील ने सम्मोहन की स्थिति में उठकर उसका हाथ थामकर चूम लिया। उसकी इस हरकत पर अंजलि शर्मा गई और सभी लोग हंस पड़े। विक्रम ने भी प्यार से वंदना का हाथ थामा और उसे स्टेज पर लाकर अपने बगल में बैठा लिया। उसकी नज़रें भी बार बार वंदना पर चली जाती। उन सबको खुश देखकर आदित्य के होंठों पर भी बड़ी सी मुस्कान थी। वो उन सबको ही देख रहा था। जब किसी ने उसे बुलाया तो वो उससे बात करने लगा। तभी उसके दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। परेशान होकर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो नज़रें थम गई। सामने से दीपिका जी और शीतल जी के साथ कनक आ रही थी। उसने आज पीच कलर के लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी थी। आज उसने फुल मेकअप भी किया था, साथ में मांग में भरा लाल सिंदूर, गले में लटकता मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा। लाख चाहने के बाद भी आदित्य की नज़रों ने कनक पर से हटने से इनकार कर दिया। उन दोनों की शादी के बाद से आज पहली बार वो इस तरह तैयार हुई थी। हालांकि दोनों का एक दूसरे से मिलना बहुत कम था इन दिनों, लेकिन आदित्य उसे नोटिस तो कर ही लेता था। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में भी दोनों ज़ोर शोर से शामिल हुए थे, लेकिन आपस में इनकी दूरी कायम ही रही। फिर भी जया भाभी उन्हें छेड़ ही दिया करती, कभी कनक को आर्या के प्रपोजल वाली बात को लेकर, तो कभी आदित्य को यह कहकर कि एक बहन की शादी में उसने हल्दी का फंक्शन किया था, तो दूसरी की शादी से पहले चटमंगनी पट गया। किसी को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। आदित्य अपनी सोच से बाहर निकला।
जब दीपिका जी ने कनक को लाकर उसके बगल में खड़ा कर दिया, उसने अपनी शेरवानी पर नज़र डाली जो कनक के लहंगे से मैच कर रही थी। शायद उन दोनों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करवाई गई थी। अपने प्यार को अपने रंग में रंगा देखकर आदित्य के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। दीपिका जी ने उसे मुस्कुराते देखा तो खुश हो गई। आखिर यही तो वो चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने अपनी बहू को स्पेशली अपनी देखरेख में तैयार करवाया था। उन्होंने दोनों की नज़र उतारी और कहा, एकदम मेड फॉर ईच अदर्स वाली जोड़ी है हमारे बच्चों की। हमारे बेटे और बहू को किसी की नज़र न लगे। दोनों उनकी बात पर शर्मा गए। अंजलि ने कनक को स्टेज पर बुलाया तो वो चली गई, लेकिन स्टेज बहुत ऊंचा था जिससे उसको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी आदित्य ने उसका हाथ थामा और बिना डरे चढ़ने का इशारा किया। कनक ने भी दूसरे हाथ से अपना लहंगा पकड़ा और चढ़ गई। इस बार वो बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार, उसका जीवन साथी जो था, आज उसके होंठों की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पार्टी में मौजूद गेस्ट्स की नज़र भी दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उन दोनों पर ठहर जाती थी। दोनों साथ में लग ही इतने प्यारे रहते। कनक का दिल आदित्य के बगल में खड़े होने से ज़ोरों से धड़क रहा था। आज उसने कनक का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। पता नहीं वो इस रिश्ते को मानने लगा था या फिर दीपिका जी और अंजलि की खुशी के लिए उसका साथ निभा रहा था, क्योंकि आज दोनों ने ही उसे कनक को अकेला ना छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। वंदना बहू बनकर मलिक मैंशन में आ गई, लेकिन अंजलि की मलिक परिवार की पुरानी परंपरा के अनुसार विदाई 4 दिनों के बाद होनी थी। शादी के दूसरे दिन सब थके हारे अपने कमरों में पड़े हुए थे। अंजलि भी अपने कमरे में थी। कनक, निशा, खुशी और रितिका साथ मिलकर विक्रम और वंदना का रूम डेकोरेट कर रही थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। तभी शीतल जी वहां आई और कहा, कनक बेटा क्या कर रही हैं आप? चाची हम भाई भाभी के लिए कमरा सजा रहे हैं। आज उन दोनों की एक साथ पहली रात है ना इस कमरे में। कनक ने कहा, आप ये सब छोड़ दीजिए, ये तीनों मिलकर बाकी का सब देख लेंगी। आप हमारे साथ आइए। आज सिर्फ आपके भाई भाभी की ही नहीं, आपकी भी पहली रात है अपने पति के रूम में। शीतल जी ने जैसे ही कहा, कनक शॉक्ड रह गई। टू बी कंटिन्यूड।